जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, आप सभी का फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। यह वीडियो जो विद्यार्थी 9th से क्लास 10th में जा रहे हैं उनके लिए है, और जो विद्यार्थी 10th में अभी पढ़ रहे हैं और फरवरी में यानी 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th के, तो यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को देखना और शेयर करना मत भूलिएगा। यह वीडियो आप ही के लिए हम बना रहे हैं, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने लिए ही मेहनत करना है। आज का टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोग अब पढ़ाए थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फ्यूचर फोकस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है मेरा एसिड बेस एंड साल्ट, यानी केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल होता क्या है। तो देखिए अम्ल होता क्या है। देखिए पीडीएफ है, फिर हम लिख लिख के पढ़ा है ताकि आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन हो। अम्ल होता क्या है? देखिए अम्ल एसिडस शब्द से मिलकर बना है, एसिडस, जिसका अर्थ होता है खटापन। जिसका अर्थ होता है खटापन। अम्ल एसिडस शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है खटापन, यानी जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल बोलेंगे। जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल बोलेंगे। और जो नीला को लाल कर दे, जो नीले को लाल कर दे उसे हम लोग अम्ल बोलेंगे। और ये तो ट्रिक याद रखिएगा, अनीला। ट्रिक क्या है? अनीला। अम्ल नीला को लाल करता है। बोलिए क्या बात है। और अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो होता है वो जल में अगर घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये बताया कौन था? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जो होता है ना, नीला को लाल करेगा। अम्ल पदार्थ में स्वाद में खट्टा होगा, नीला को लाल कर देगा। और अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा ना, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ सवाल है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल भस्म को उदासीन करता है। अम्ल भस्म को उदासीन करता है, यानी अम्ल अगर भस्म से अभिक्रिया कर लेगा ना तो न्यूट्रल बना देगा। कोई भी अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो वह लवण एवं जल बनाता है। तो अम्ल के बारे में इतना सारा डिटेल जानकारी दी है। क्या? अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, पीएच मान याद रखिएगा, पीएच मान 7 से कम होगा। क्या देखें हम लोग? अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, पीएच मान 7 से कम होगा, नीला को लाल करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, अम्ल भस्म को उदासीन करेगा, और अम्ल भस्म से जब अभिक्रिया करेगा तब लवण एवं जल बनाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए डेफिनेशन में लिखा है, अम्ल पदार्थ में जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। और पदार्थ वह होता है जो खट्टा होगा और नीले रंग को लाल कर देगा। कुछ अम्लों के नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्हेनियस के अनुसार, तो अभी बताए थे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो पहले लिख दिए थे। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आता है कि
कि अम्ल कितना प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एगो प्रबल अम्ल और एगो दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या परिभाषा क्या कहिएगा, तो कहिएगा वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, अधिक मात्रा में, और वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अधिक देगा तो प्रबल, कम देगा तो दुर्बल। या एक तरीका और है जो जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, जिसे खा नहीं सकते हैं और जिसे हम लोग खा सकते हैं, यानी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर को खा सकते हैं तो दुर्बल, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक ये सब खा नहीं सकते हैं तो प्रबल। एक तरीका और है जिसका पीएच मान 0 से लेके 3 तक हो या 4 तक हो, और जिसका पीएच मान 4 से 7 के बीच में हो। जिसका पीएच मान 0 से 3 के बीच होगा प्रबल, जिसका पीएच मान 4 से 7 के बीच होगा दुर्बल। आइए यहाँ पर देखते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, तो प्रबल अम्ल वह होता है जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, वो तो लिखे थे। और दुर्बल क्या होता है, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए यहाँ पर लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका पीएच मान क्या होगा 1 से 3 या 0 से 3। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे आता है सांद्र अम्ल। दो प्रकार का और अम्ल आता है, एगो आता है सांद्र अम्ल और एगो आता है तनु अम्ल। तो याद रखिएगा सांद्र अम्ल वह अम्ल है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम। अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, उसे सांद्र अम्ल बोलेंगे। इसका उल्टा अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा यानी पानी की मात्रा ज्यादा, उसे तनु अम्ल कहेंगे। देखिए लिखा जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित होता है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम से कम होती है, यानी बहुत नाम मात्र होती है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका चलिए अभी तक तनु अम्ल देख लिए थे, जल का मात्रा तनु अम्ल में क्या होगा, तो तनु अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा होगा और अम्ल की मात्रा कम होगा। और अम्ल के गुण तो हम पहले बता दिए थे। अम्ल स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। अम्ल नीला को क्या करेगा, लाल कर देगा। अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण एवं जल बनाएगा। कोई भी अम्ल जब भस्म से क्रिया करता है तो वह लवण एवं जल बनाता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोजन गैस देता है। ये तो पहले भी देख लिए थे हम लोग। इसके आगे देखिए चलिए इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देता है। कौन बताया था, आर्हेनियस बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अगला टॉपिक आता है आपका अम्ल का। तो देख लिए हम लोग अम्ल का गुण के बारे में देख लिए। अब अगला टॉपिक आता है आपका कुछ अम्लों के नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अम्लों के नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। याद कराते हैं आपको अम्ल के नाम। अम्ल का नाम आता है HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3BO3, CH3COOH। वाह, आपको 1 मिनट के अंदर सब याद करवा देंगे और जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे।
चलिए अम्ल का एग्जांपल लिख दिए HCl H2SO4 HNO3 H2CO3 H3BO3 और CH3COOH। अब देखिए याद कैसे करेंगे। यहाँ आ गया है HCl, H मतलब हाइड्रोक्लोरिक, क्या नाम आ गया, हाइड्रो मतलब H, Cl है तो क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा यहाँ एस आ गया ना, बोलिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ एन आ गया ना तो बोलिएगा नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलिएगा, नाइट्रिक अम्ल। यहाँ सी आ गया ना तो बोलिएगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बोलना है। यहाँ बी आ गया ना तो बोलना है बोरिक अम्ल, बोलिए याद नहीं होगा। यहाँ CH3 इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। वाह क्या बात है, एक बार कमेंट में लिखिएगा जय हो। फिर से याद करते हैं एक बार, कैसे याद हुआ था तो कहिएगा सर H और Cl है, H मतलब हाइड्रो, Cl मतलब क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, S आ गया तो सल्फ्यूरिक, N आ गया तो नाइट्रिक, C आ गया कार्बोनिक, B आ गया तो बोरिक और CH3COOH आ गया एसिटिक। बोलिए याद हुआ कि ना हुआ, याद हुआ होगा। यहाँ देखिए लिखा है हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, एसिटिक, कार्बोनिक, बोरिक। बोलिए जय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये आता है एग्जाम में। अब कहता है कि अम्ल की दो अवस्था होता है, वो लिक्विड में वो गैस में। लिक्विड में क्या होता है H2SO4 एसिटिक अम्ल, गैस में क्या होता है HCl। जो अम्ल गैस में होगा गैसीय है, जो द्रव में होगा द्रवीय है। तो द्रव में क्या होगा H2SO4। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि H2SO4 को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। H2SO4 को हम लोग अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। ये किंग ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है। H2SO4 का उपयोग कहाँ होता है, बैटरी में, उसे तेजाब भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, वैसे तो देख लिए HCl। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता क्या है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका नया टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक होने वाला है कि विभिन्न पदार्थों में पाया जाने वाला विभिन्न अम्ल। हेडिंग देख के लिखिएगा, जैसे नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। या खट्टा पदार्थों में कौन सा अम्ल, तो बोलिएगा सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। टमाटर में, टमाटर का नहीं लिखा है, टमाटर याद रखिएगा ऑक्जैलिक, ऑक्जैलिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में बोलिएगा टैनिक अम्ल, चाय में क्या बोलना है, टैनिक अम्ल। विटामिन सी में बोलना है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक बोलना है। लाल चींटी में मेथेनोइक, मेथेनोइक बोलना है, या इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी बोले, मधुमक्खी का डंक बोले, तो उसमें क्या बोलना है, फॉर्मिक या मेथेनोइक। अंगूर में बोलना है टार्ट्रिक, प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक, मक्खन में ब्यूट्रिक और संतरा में सिट्रिक, यहाँ पर लिखा, और मधुमक्खी डंक में मेथेनोइक। लिखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, याद रखिएगा नींबू, नींबू या संतरा, और उसके बाद में याद रखिएगा इमली, उसके बाद याद रखिएगा दही तक भूलना ही नहीं है, टमाटर तो भूलना ही नहीं है, बैटरी या तेजाब, बैटरी कहिए या तेजाब कहिए। उसके बाद में लाल चींटी, लाल चींटी कहिए या मधुमक्खी का डंक बोलिए। एक और आता है मक्खन। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में
कोई एगो सवाल छपेगा तो छपेगा, 100% दावे के साथ छपेगा। चलिए संतरा में होता है सिट्रिक, बोलिएगा क्या बोलिएगा, सिट्रिक बोलना है। इमली में टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक बोलना है। दही में बोलना है लैक्टिक, लैक्टिक। टमाटर में ऑक्जैलिक, टमाटर में ऑक्जैलिक। और तेजाब या बैटरी में सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। H2SO4 फॉर्मूला होता है। इसमें बोलना है मेथेनोइक, मेथेनोइक, या एक और नाम देते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये दोनों आता है, दोनों याद रखिएगा। मक्खन में ब्यूट्रिक। चलिए याद हुआ कि ना हुआ? संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जैलिक, तेजाब में सल्फ्यूरिक, लाल चिट्टी में मेथेनोइक या फॉर्मिक, मक्खन में ब्यूट्रिक। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दिल की चित्र भेजिएगा, समझ में आया हो तो दिल की चित्र भेजिएगा। अब हमारा अम्ल का टॉपिक होता है खत्म। अब हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में। तो आइए भस्म के बारे में जानते हैं। भस्म वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं बिटर टेस्ट। क्या बोलिएगा? बिटर टेस्ट। दूसरा चीज, अम्ल जब जल में घुलता है, मान लीजिए जल मतलब H2O में घुलता है तो वह हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। यह आर्हेनियस के अनुसार बताया कि जल में घुलकर OH देगा। यह लाल को नीला कर देगा, यह लाल को नीला करेगा। इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। चलिए अम्ल से अक्रिया करेगा भस्म तो लवण और जल बना देगा। और अम्ल को भस्म अम्ल को उदासीन करता है। चलिए इसमें भी है वही चीज है। और एक चीज यही बताया था, अम्ल दो प्रकार का था, प्रबल दुर्बल। भस्म दो प्रकार का था। भस्म भी कितना प्रकार का है तो याद रखिएगा, भस्म भी दो प्रकार का है। कौन कौन? एगो प्रबल भस्म और एगो दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म में क्या होगा? अधिक मात्रा में OH आयन देगा, अधिक मात्रा में। और इसमें कम मात्रा में OH आयन देगा। अच्छा, जो हम लोग नहीं खा सकेंगे, ऐसे खा सकेंगे। अच्छा, इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान होगा 7 से 11 कर लीजिए, 11 से 14 कर लीजिए। बोलिए इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो भस्म का होता है आपका टॉपिक क्या? भस्म कड़वा होगा, जल में घुलेगा OH आयन देगा, लाल को नीला कर देगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। भस्म अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण जल बनाएगा और अम्ल को उदासीन करेगा। अम्ल दो प्रकार के, उसी तरह भस्म दो प्रकार के, एगो प्रबल भस्म एगो दुर्बल भस्म। प्रबल का पीएच मान क्या होगा? कहिएगा, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ उल्टा हो गया। प्रबल का होगा 11 से 14 और इसका होगा 7 से 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है भस्म। भस्म का बताइए, इसका गुण भी बताइए दिए। इसका गुण भी हम लोग देखिए लिए थे, कड़वा होगा, लाल को नीला करेगा, उदासीन करेगा, कुछ अम्ल विषैला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अम्ल और भस्म अंतर लिखिए। अब क्या आ गया? अब आ गया अम्ल और भस्म अंतर लिखिए। चलिए इसको छोटा करते हैं, हम लोग अपने से लिखेंगे। अम्ल और भस्म। आप भी अपने घर पर सवाल लिख के जवाब दीजिए। चलिए अम्ल और भस्म अंतर लिखना है तो कहिएगा अम्ल खट्टा होगा, ये क्या होगा? कड़वा होगा। अच्छा, इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। अच्छा, ये नीले को लाल में बदलेगा या लाल को नीला में बदल देगा। ये जल में घुलेगा तो क्या देता है? तो कहिएगा सर ये H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन है। ये जल में घुलता है तो क्या देगा? ये देता है हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, ये कितना प्रकार का था? यह 2 प्रकार था, ये भी 2 प्रकार था। प्रबल दुर्बल, प्रबल दुर्बल।
अच्छा, ई अम्ल था, अम्ल किसको उदासीन करेगा? तो भस्म को, और ई भस्म है तो ई अम्ल को उदासीन करेगा। चलिए अंतर लिखा गया, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इसी में है, तो इसको जूम करते हैं। चलिए आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? क्या टॉपिक है? टॉपिक है पीएच स्केल क्या है। चलिए आते हैं, साइड में लिखते हैं पीएच स्केल। याद रखिएगा 1909 ईस्वी में फ्रेंच का रहने वाले सोरेनसन साहब, 1909 ईस्वी में फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले सोरेनसन साहब ने एक स्केल बनाया था जो पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता था, यानी हाइड्रोजन के शक्ति के बारे में बताता था। एक और बताता था कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ अम्ल होगा या भस्म होगा या उदासीन होगा, उस स्केल के क्या नाम देंगे? पीएच स्केल नाम देंगे। क्या बोलिएगा? और सब्जेक्टिव में आ गया पीएच स्केल किसे कहते हैं? कहिएगा। सोरेनसन साहब ने 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया था जो हाइड्रोजन और पावर बताता था, उसे पीएच स्केल कहेंगे। या एक ऐसा स्केल जो अम्ल, भस्म या उदासीन होने की जानकारी देता है, उसे हम लोग पीएच स्केल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल का रेंज जो होता है, पीएच स्केल का जो रेंज होता है, उसका रेंज होता है 0 से लेकर 14 के बीच। 0 से लेकर 14 के बीच। 7 से जो कम होता है उसे बोलते हैं अम्लीय। 7 पर जो चीज होता है उसको बोलते हैं उदासीन, और 7 से जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं क्षारीय या भस्मीय। क्या याद रखिएगा? 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 पर होगा उदासीन। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक एग्जांपल बताइए कि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 6 है, वो क्या है? तो बोलेगा सर वो तो अम्ल है क्योंकि 7 से कम हुआ। कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 11 है, वो क्या है? तो भस्म है। क्यों? उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। अच्छा ये बताइए किसी पदार्थ का पीएच मान 18 हो सकता है? सोचिए आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, यस या नो। क्या किसी पदार्थ का पीएच मान माइनस में हो सकता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस या नो। अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आपका ये सर 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का 7 से ज्यादा होगा। उदासीन विलयन का 7 से बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है पीएच मान का महत्व, तो हम बाद में देख लेंगे। ये है जैसे पानी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही हम लोग पानी पीने योग्य होता है। दांत यानी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम रहने पर ही दंतवल्क जो होते हैं वो अच्छा रहते हैं, यानी मुंह में कीड़े मकोड़े नहीं जमते, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं मुंह से बदबू नहीं आएगा। और पेट का पीएच मान 1 और 1.5 के, यानी जो HCl है ना आपका, HCl है 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए ताकि अच्छा से भोजन पच जाए। और मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक अगर है तो सही है। क्या देखें हम लोग? जल का पीएच मान 7 के आसपास, मुंह का पीएच मान 5.5 के आसपास या कम, मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के आसपास, और पेट का पीएच मान 1 से लेकर 1.5 के आसपास। तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा। अब आगे आता है अगर पेट में अगर मान लीजिए कि पेट में गैस की मात्रा ज्यादा हो गया है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हल्का सा भस्म का उपयोग करेंगे, और उसका नाम क्या है? एंटासिड। एंटासिड क्या है? भस्मीय है। आप लोग अभी तक पढ़े थे, अम्ल को उदासीन करता है भस्म, अम्ल को उदासीन करता है भस्म। तो एंटासिड क्या है? भस्म। आप लोग इनो के बारे में सुने होइएगा। इनो के पहचान को आता है 6 सेकंड में गैस के
गैस के प्रॉब्लम को करे खत्म। तो 6 सेकंड में खत्म क्यों करेगा? क्योंकि यह है भस्म, हमारे पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ गया है। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का वोल्ट वाइज। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। MgOH का वोल्ट वाइज को इनो बोलेंगे, MgOH का वोल्ट वाइज भस्म की अम्ल तो भस्म ही होगा, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है, इसका पीएच मान 10.5 होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 10.5। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। चलिए, आगे आता है, अगला है दांत मेरा कब खराब हो जाता है? तो जब दांत के ऊपरी, जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं और जब अच्छा से मुंह का सफाई नहीं करते हैं तो दांत के ऊपरी परत पर जम जाता है और उसे बैक्टीरिया दांत को खोखला बनाने लगता है और दांत में होता है खोखला हो जाता है, खोखला हो जाता है तो दांत हमारा सड़ जाता है। चलिए, दांत का पीएच मान अभी पढ़ाया तो मुंह का पीएच मान 5.5 के आसपास। दांत के ऊपरी परत की बायोलॉजी का है, दांत का ऊपरी परत को हम लोग इनेमल बोलते हैं। दांत के ऊपरी परत को इनेमल बोलते हैं, जो CA3PO4 का वोल्ट वाइज का बना था। इसे क्या नाम देंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का ऊपरी परत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 का वोल्ट वाइज, इसे इनेमल बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत भी है, बायोलॉजी के लिए भी है। दांत की ऊपरी परत को इनेमल बोलेंगे और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, फार्मूला CA3PO4 का वोल्ट वाइज। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? ये देखते हैं। सभी चीजों को हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। पीएच मान आपको फास्ट याद करा दे अभी, जस्ट ये है पीएच, जिसमें पीएच है, ये मान लीजिए पदार्थ हो गया, ये हो गया पदार्थ, ये हो गया पीएच मान। चलिए, अगर आपको ये सब याद होगा तो आपने कॉपी को खोल कर बैठिएगा। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है? ये क्या है? ये है कुछ पदार्थ और उनका पीएच मान हम लोग फास्ट याद कर देंगे। कैसे? मान लीजिए कि जैसे अमाशय का आ गया, अमाशय, जैसे नींबू का आ गया, नींबू आ गया, जैसे टमाटर आ गया, टमाटर आ गया, उसके बाद में सिरका आ गया, सिरका भी आ गया, उसके बाद में अम्ल वर्षा आ गया, अम्ल वर्षा आ गया, उसके बाद में दूध आ गया, उसके बाद में पेशाब आ गया, यूरिन, सामान्य नहीं है, पढ़ाई है। उसके बाद में जल आ गया, उसके बाद में खून और आंसू का एक ही होता है, तो क्यों ना साथे लिख दे। उसके बाद में पसीना आ गया। खैर, इतना याद करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अमाशय, नींबू, टमाटर, सिरका, अम्ल वर्षा, दूध, पेशाब, जल, आंसू, एक और लिख लीजिए शराब। अब देखिए, अगले 2 मिनट में पीएच मान को अगर याद ना करवाए तो आप बोलिएगा इस चैनल से हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, और जिंदगी भर के लिए याद करवा देंगे। आप केवल सुनिएगा। अमाशय, आप बताइए आपका पीठ कब होता है? कहिएगा सर पीठ तो 1 होता है, इसीलिए अमाशय का पीएच मान 1 के बराबर। नींबू, एगो गाना याद कीजिएगा, 2-4 गो नींबुआ ले ले अयह हे बलम जी। गाना याद कीजिए, 2-4 गो, क्या बोला है? 2-4 गो नींबुआ। अब मेरा आंसर आ गया 2.4, 2-4 गो नींबुआ। टमाटर, कभी भी आपके घर टमाटर 5 किलो नहीं आता है, 1 किलो आता है, और 1 किलो टमाटर कितना दिन? 4 दिन। 1 किलो टमाटर 4 दिन चलेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उलट के देना है। 1 किलो टमाटर 4 दिन, उलट कैसा नहीं कि 1 किलो टमाटर 4 दिन, ऐसा नहीं करना है। चलिए, सिरका, सिरका बड़ी तीखा होता है। सिरका कैसा होता है? तीखा होता है, तीखा में 3। अम्ल वर्षा, याद रखिएगा, वर्षा बेसिकली 5-6 महीने में हो ही जाता है। याद रखिएगा कि 5 से 6 महीनों में, 5 से 6 महीनों में वर्षा हो ही जाता है। तो मेरा आंसर बन गया
5.6। दूध दूध आप पीजिएगा तो आपको मिलेगा शक्ति, ऊर्जा। तो 6 बॉल पर 6 रन, क्या बोलना है, 6 बॉल पर 6 रन। तो 6.6। पेशाब, जब भी आप बाथरूम में जाते हैं तब आप बोलते हैं छी छी, बदबू आता है, बोलते हैं छी छी, क्या बोलते हैं, बोलते हैं छी, बोलते हैं छी छी, यानी छौ। छी मतलब छी छी मतलब छौ। जल, जल को कोई भी करता है सेव, जल को कोई भी करता है सेव, इसी में डाल देंगे एन, तो क्या बन गया, 7। आंसू या खून, कहिएगा आंसू और खून बड़ी सच्चा होता है, आंसू और खून बड़ी सच्चा होता है, कैसा होता है, सच्चा होता है। तो आप 2 बार पढ़िएगा, सच्चा यानी सच्चा आ रहा है, कितना आ रहा है, 7-4 आ रहा है। शराब, देखिए शराब कोई अकेले नहीं पीता है, कम से कम 2 लोग पीगा, और एक कंपनी होता है 8 PM, शराब का एक क्वालिटी है 8 PM, तो 2.8। अब देखिए याद करेंगे, बिना सवाल के आंसर याद करेंगे हम लोग। देखिए आपको बताते हैं, पहले होता था कि सवाल कीजिए तो आंसर देंगे, देखिए अभी ना हम सवाल करेंगे ना आंसर देंगे। कैसे, आमाशय का पेच मान बोलिएगा, आमाशय मतलब पेट एगो तो 1, अम्ल वर्षा तो वर्षा 5-6 महीना में, तो 5.6। दूध पिएंगे 6 बॉल पर 6 रन, तो 6.6। बाथरूम में जाने में बोलेंगे छी छी, यानी 6। जल को करेंगे सेव तो बनेगा 7। आंसू बड़ी सच्चा होता है, आंसू बार बार नहीं आता है, खून बार बार नहीं आता है, आंसू बड़ी सच्चा होता है, यानी सच्चा यानी 7-4 होता है। टमाटर 1 किलो में 4 दिन, 4.1। उसके बाद में शराब, तो 2 लोग करेगा, 2 गिलास लेकर करेगा चेस, तो ये कंपनी है शराब का 8 PM, तो 2.8। नींबू, तो 2-4 गो नींबू ले ले भैया ये बलम जी, तो क्या बन गया 2.4। एक चीज और लिखते हैं, इसे मान लीजिए कि एक 2 और लिखते हैं, इसे मान लीजिए कि अब आ गया लार, तो लार के लिए क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा लार, लार आता है टॉप टॉप, लार कैसे आता है, टॉप टॉप, उसको आप बोलिएगा छॉप छॉप, क्या बोलिएगा, छॉप छॉप, यानी छॉप छॉप यानी 6.5। चलिए लार छप छप 6.5, दूध 6 बॉल पर 6 रन 6.6, लार कैसे आएगा, टॉप टॉप। शराब के लिए 2.8 PM, टमाटर 1 किलो में 4 दिन, आमाशय पेट एगो। बोलिए जय हो, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आंसर याद नहीं करना है, आपको खाली ई वाला याद करना है, ई वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज तक आप कभी याद कर पाए थे, रट्टा मारे थे लेकिन भूल गए थे, आज याद हो गया और जीवन भर याद रहेगा। चलिए अब आया लवण। लवण क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। चलिए लवण के बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए लवण के बारे में जानते हैं हम लोग। लवण क्या होता है, जब कोई अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग लवण कहते हैं, और साथ ही साथ जल भी बनाता है। यहाँ पे लिखा है अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया है, तो लवण है ये जल है। ये अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण है, ये जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल 3 प्रकार होता है, एगो नॉर्मल, एगो अम्लीय, एगो भस्मी यानी क्षारीय। जिस लवण का पीएच मान, या आइए तीनों को लिख लेते हैं। लवण 3 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय या भस्मी। आइए देखते हैं। जब प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल
एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, सामान्य लवण। या जब दुर्बल भस्म और दुर्बल अम्ल एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसे सामान्य लवण कहेंगे। जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म अभिक्रिया करेंगे तो उसे अम्लीय लवण कहेंगे। और जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो उसे क्षारीय लवण कहेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कोई देखिए अम्लीय लवण है यानी अम्ल का मात्रा ज्यादा, इसीलिए लिखे हैं प्रबल मतलब अम्ल ज्यादा और दुर्बल भस्म कम। क्षारीय में क्षार ये मतलब क्षार ज्यादा, तो प्रबल भस्म ज्यादा और दुर्बल अम्ल कम। सामान्य क्या होगा, जब प्रबल अम्ल या प्रबल भस्म तब वो सामान्य होगा, या दुर्बल भस्म दुर्बल अम्ल तब वो सामान्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला हम देखिए थे, भस्मीय अम्लीय देख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा चीज है। चलिए ये क्या है, लवण प्रायः किस अवस्था में होते हैं, तो लवण प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। इसका गलनांक ऊंच होता है। आप कभी भी नमक को कढ़ाई में लेकर गर्म कीजिएगा कभी नहीं पिघलेगा, जब वह जल के साथ मिलेगा ना तभी पिघलेगा। तो उसका गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। क्यों, यह आयनिक यौगिक है। लवण क्या है, आयनिक यौगिक है, आयनों के मिलकर बना है, आयनों से यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलकर बना है, अतः जल में घुलनशील होता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपका जो लवण है सामान्य जो लवण है उसका फॉर्मूला NaCl होता है। वह जब नमी मिलता है तो वह पसीज जाता है यानी पिघल जाता है। क्यों, याद रखिएगा उसमें MgCl2 का मात्रा होता है। क्यों पिघलता है, MgCl2 का मात्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि सामान्य जो लवण होता है वह पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI या KiO3 याद रखिएगा। पूछता है कि साधारण नमक में किसकी मात्रा मिली होती है, तो याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड की। क्यों, घेंघा रोग से बचने के लिए। एक और ऑब्जेक्टिव आ गया, घेंघा रोग को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, आयोडीन का। आयोडीन का उपयोग नमक में करते हैं हम लोग, क्यों, ताकि घेंघा रोग ना हो, गलकंठ रोग ना हो। देखिए तो कि पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा डाल देते हैं जिससे आयोडीन की मात्रा मिल जाती है, जिससे घेंघा रोग यानी गलकंठ या गाइटर रोग ना हो। गलकंठ कहते हैं या घेंघा रोग। पहले क्या होता था ना, पहले के जमाने में दादा परदादा से पहले यहाँ जो गर्दनवा था ना इतना बड़ा बड़ा हो जाता था, उसको गलकंठ कहते हैं। जो कंठ है ना बड़ा बड़ा होता था, क्यों, आयोडीन की मात्रा से कमी की वजह से हो जाता था। तो हम लोग आज के डेट में नमक में आयोडीन की मात्रा मिला लेते हैं जिससे घेंघा रोग ना मिलता है। चलिए आगे क्या है, आगे आया साधारण नमक का उपयोग। तो साधारण नमक का उपयोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में और विलायक चूर्ण में करते हैं। चलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन, ये कि क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, यानी Cl2 गैस का उपयोग। याद रखिएगा Cl2 का उपयोग जल को शुद्ध करने में, जो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं या जो फिल्टराइज पानी पीते हैं, उसमें क्लोरीन गैस रहता है शुद्धिकरण के लिए, कागज में कपड़ा को विरंजित करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक को बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए, और एक और याद रखिएगा विरंजक चूर्ण में। चलिए अब आ गया कास्टिक सोडा, NaOH, कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसका उपयोग, इसका गुण क्या होता है? यह क्षारीय होगा, यह लाल को नीला करेगा और पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। ये बनता कैसे है? जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। चलिए, हाइड्रोजन गैस का उपयोग याद रखिएगा रॉकेट के इंजन में। कोई बोलेगा रॉकेट के इंजन में क्या? हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी में क्या? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? हाँ, आगे आ गया बेकिंग सोडा। आगे क्या आ गया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोलिए या खाने वाला सोडा बोलिए, खाने वाला सोडा बोलिए या पाक सोडा बोलिए, पाक सोडा या मीठा सोडा बोलिए। ये सब एक एगो है, या उसको बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका मतलब हुआ कि NaHCO3। पाक सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, उसको बोलेंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए, बनता कैसे है? जब हम लोग अमोनिया के साथ, जब हम लोग अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को नमक के साथ मिलाकर अक्रिया कराते हैं तब हमें खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। कैसे बनता है? जब अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक का मात्रा मिलाकर क्रिया कराते हैं तब हमें सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। यह कौन सा विधि होता है? याद रखिए अमोनिया साल्वे विधि, अमोनिया साल्वे विधि, अमोनिया सोडा विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं कि खाने वाला सोडा का गुण क्या है। तो याद रखिएगा खाने वाला सोडा का गुण, बड़ी सिंपल बात है। खाने वाला सोडा का गुण क्या है? चलिए, खाने वाला सोडा का गुण क्या है? यह सफेद होता है। यह क्या होता है? बोलिएगा, यह सफेद रवादार होता है। रवादार मतलब दाना टाइप का। यह जल में बहुत कम घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय। जहां भी आपको क्षारीय शब्द मिल जाए, तीन बात कन्फर्म, क्षारीय होगा तो लाल को नीला करेगा और पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। अम्लीय होगा तो नीला को लाल करेगा, पीएच मान 7 से कम होगा। खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो केक बनाने में, पावरोटी, पकवान बनाने में। क्यों? मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं और इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में करते हैं यानी धोने वाला सोडा को, और इसका उपयोग पाचक चरण में करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, खाने वाले सोडा का उपयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं यानी आग बुझाने वाली गाड़ी में करते हैं। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग, खाने वाले सोडा का उपयोग क्यों करते हैं? पकवान बनाने में, बेकिंग में खाने वाला सोडा का उपयोग क्यों? मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए। चलिए अब आ गया धोवन सोडा, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो साइड में तू आ जा, इधर आ जा। चलिए आई क्या है? तो ये है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा कहिए या धोवन सोडा कहिए, धोवन सोडा कहिए, धोवन सोडा कहिए। इसका फॉर्मूला होता है, या इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बनता कैसे है? जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं तब हमें धोने वाला सोडा मिलता है। उस धोने वाला सोडा में 10 मोल जल डाल देते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। जब खाने वाला सोडा को गर्म करके उसमें 10 मोल जल डालते हैं तब हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है जो धोवन सोडा होता है। और इसका गुण क्या है? यह सफेद रवदार होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय है
तो लाल को नीला करेगा। इसका pH मान 7 से ज्यादा होगा। यह जल में घुलनशील होता है। यह अम्लों को उदासीन करता है तथा क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और दोहन सोडा को साल्वे विधि, याद रखिएगा, खाने वाले सोडा को अमोनिया सोडा विधि और दोहन सोडा को साल्वे विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। दोहन सोडा का उपयोग क्या क्या है तो उसका भी देख लीजिए। इसका उपयोग क्या है तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं साफ सफाई में। इसका उपयोग हम लोग कांच, गिलास, साबुन में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। और इसका उपयोग एक चीज याद रखिएगा, दोहन सोडा का उपयोग जल के अस्थायी खराबपन, याद रखिएगा, जल का अस्थायी खराबपन को दूर करने के लिए इसका उपयोग, याद रखिएगा, दोहन सोडा का उपयोग जल का अस्थायी खराबपन को दूर करने के लिए, अस्थायी खराबपन को दूर करने के लिए दोहन सोडा। चलिए अब आगे आता है आपका, आगे आ गया आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बोलिए या इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलिए, विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे, बोलिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे। ये बनता कैसे है, जब शुष्क बुझे हुए चूना को, शुष्क नहीं, जब बुझे हुए चूना को 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके क्लोरीन गैस डालते हैं, जब CaOH का होल्ड है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, इसमें 40 डिग्री ताप पर CO2 डालते हैं, तब हमें CaOCl2 प्राप्त होता है। कैसे बनता है तो बोलिएगा, जब बुझे हुए चूना को 40 डिग्री ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस का प्रवाहित किया जाता है, तब हमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसका गुण क्या होगा, यह सफेद चूर्ण होता है, चूर्ण मतलब पाउडर होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यह लाल को नीला करेगा, pH मान 7 से ज्यादा होगा और इसमें क्लोरीन जैसी दुर्गंध होती है। आगे क्या है, आगे देखिए विरंजक चूर्ण का, आगे आ गया विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में करते हैं। देखिएगा आज भी शहर में या गांव में या लॉकडाउन में देखिएगा, गली मोहल्ला में आता था गाड़ी वाला, एक पानी वाला है, स्प्रे मारता था। वो क्या है, उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर घोरा गया है। क्यों, जल को शुद्धिकरण, कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जल के कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं। जल के कीटाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, जीवाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, कागज या कपड़ा को गंधित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हसीन कलेवर विधि से बनाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पिछले ही पढ़ाए थे, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाए थे, खाने वाला सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं और धोने वाला सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विरंजक चूर्ण को हसीन कलेवर विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आगे आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है, अब आपका आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट इसका नाम होता है, यानी CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O।
इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम बोलते, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है H2O। CaSO4 हाफ H2O क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन CaSO4 2H2O को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिप्सम। चलिए, जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका गुण क्या है, सफेद चूर्ण होता है यानी पाउडर होता है। जल में डालने पर पूरा जिप्सम में बदल जाता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय लाल को नीला पीछमान 7 से ज्यादा। आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या करते हैं। इसका उपयोग हम लोग जो घर होती है उसके छिद्र को भरने के लिए करते हैं। छिद्र जो होता है ना होल, उसको बोलते हैं। घरों के पेंट करने के लिए या पीओपी कराने के लिए करते हैं या मूर्ति बनाने के लिए करते हैं। देखिए लिखा, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, इसका उपयोग पेंट करने में, दीवारों में छिद्र को भरने में, प्रयोगशाला में और शल्य चिकित्सा में। क्यों, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक आपका आता है इंडिकेटर यानी सूचक। क्या टॉपिक है, सूचक यानी इंडिकेटर। क्या टॉपिक है, इंडिकेटर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब सूचक के बारे में जानते हैं। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने ही रंग में परिवर्तन करके विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देता है। फिर से, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने ही रंग में परिवर्तन करके विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देता है। जैसे लिटमस पत्र लेंगे तो वह अम्लीय होगा तो लाल कर देगा और क्षारीय विलयन होगा तो नीला हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज को लेंगे, अम्लीय में लाल होगा और क्षारीय में पीला। हल्दी लेंगे तो अम्लीय में पीला होगा, क्षारीय में लाल भूरा होगा। चुकंदर लेंगे तो लाल बैंगनी, लाल भूरा। देखिए इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, हल्दी और फिनोक्तिलीन। फिनोक्तिलीन याद रखिएगा, फिनोक्तिलीन अम्लीय में लाल होता है और क्षारीय में पीला होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फास्ट, 5 मिनट के अंदर इस पूरे वीडियो को हम लोग एक बार खत्म करते हैं। चलिए, ये क्या था मेरा, तो केमिस्ट्री चैप्टर 2। इसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। ये कौन सा क्लास है, 10th क्लास है। और क्या पढ़ा रहा है हम लोग, क्रैश कोर्स। चलिए, ये है क्लास 10 का क्रैश कोर्स, केमिस्ट्री चैप्टर 2, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। आइए रिवीजन करते हैं। आपको पता है कि अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। चलिए, अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। अम्ल खटापन होता है और नीला को लाल करेगा, ठीक है, अनीला। जल में घुलकर H+ आयन देगा, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा और अम्ल को भस्म उदासीन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। जो खा सकेंगे जिसे खा सकेंगे दुर्बल, जिसे नहीं खाएंगे प्रबल। जिसमें H+ मात्रा ज्यादा, जिसमें कम दुर्बल। इसका पीएच मान 0 से 3, इसका पीएच मान 4 से 7। एक और तरीका होता है जिसमें अम्ल का मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम, सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल का मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा, उसे बोलेंगे तनु अम्ल।
चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो अम्ल का गुण है जो कि पहले ही पढ़ लिए हैं। इसके आगे आता है अम्ल का याद करने का। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक, S आएगा तो सल्फ्यूरिक, N आएगा तो नाइट्रिक, C आएगा तो कार्बोनिक, B आएगा तो बोरिक और C आएगा तो एसिटिक आएगा। आगे याद करते हैं कि नींबू और संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, तेजाब में सल्फ्यूरिक, लाल चींटी या मधुमक्खी डंक में तो मेथोनिक या फॉर्मिक, मक्खन में ल्यूट्रिक और घास में बेंजोइक, पालक में भी ऑक्जेलिक होता है। चलिए अगला है, ये तक पढ़िए लेकिन भस्म के बारे में। भस्म वो होता है जिसका स्वाद कड़वा होगा, जल में घुलेगा तो OH आयन देगा, लाल को नीला करेगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, अम्ल भस्म से क्रिया करके लवण एवं जल देगा और भस्म अम्ल को उदासीन करेगा। भस्म भी दो प्रकार के, एगो प्रबल एगो दुर्बल। चलिए आगे देखते हैं ये तो पढ़िए लिए हम लोग। भस्म में गुण देखिए। अब पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की जानकारी देता है और किसी पदार्थ के हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता है। इसका खोज सोरेनसन साहब 1909 ईस्वी में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अम्ल का जो पीएच स्केल का रेंज होता है 7 से 0 से 14 के बीच होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 पर उदासीन। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 12 है तो वह अम्ल है, क्षारक है, उदासीन है। चलो आगे देखते हैं कि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 के आसपास, मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.8 के आसपास और जल का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसका पीएच मान 10.5 होता है, जिसे एंटासिड भी कहते हैं। दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब आते हैं पीएच मान याद करेंगे। पेट कौन होता है, तो पेट होता है एगो। नींबू को तो कहिएगा 2-4 गो नींबू, 2-4 गो नींबू। टमाटर 1 किलो में 4 दिन, सिरका तीखा, अम्लवर्षा 5-6 महीना में, दूध 6 बॉल पर 6 रन, पेशाब छींची, जल 7 यानी सेब, खून 7 यानी 7.4, शराब 2 ppm 2.8, लाभ आएगा टप बोलेंगे छप आएगा टप बोलेंगे छप। चलिए 6-5 आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि लवण क्या होता है। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म से क्रिया करके जो पदार्थ बनाए उसे लवण कहते हैं। लवण 3 प्रकार का होता है। कौन? सामान्य, अम्लीय और क्षारीय। चलिए ये तो देख लिए। उसके आगे हम देख लेंगे लवण। सामान्य लवण का सूत्र NaCl और नमी मिला रहता है, नमी का पिघल जाता है, क्या होता है MgCl2। और नमक हम लोग क्या मिलाते हैं, नमक में मिलाते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड। क्यों? घेंघा रोग से बचने के लिए। क्लोरीन गैस का उपयोग बताइएगा। इसका उपयोग हम लोग जल को शुद्धिकरण में करते हैं। चलिए और हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग रॉकेट में करते हैं और वनस्पति घी में करते हैं। कॉस्टिक सोडा का उपयोग हम लोग कैसे बनता है, जब नमक को हम लोग जल के साथ मिलाकर उसमें हम लोग विद्युत धारा डालते हैं, करंट डालते हैं, तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कास्टिक सोडा NaOH। अब आ गया कॉस्टिक सोडा का बारे में बता दिया। खाने वाला सोडा क्या बोलेंगे, पाक सोडा, मीठा सोडा और खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा। फॉर्मूला NaHCO3। ऐसे बनता है अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। इसे कौन सा विधि, अमोनिया सोडा विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अमोनिया सोडा विधि द्वारा खाने वाला सोडा। चलिए अब आ गया धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए अब आ गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे या विरंजक चूर्ण बोलेंगे। अब आ गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, फॉर्मूला CaSO4 × 12H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप जरूर जुड़िएगा। यह क्रैश कोर्स आपके लिए है और बेटर कंटेंट मिलेगा, रामबाण मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर करेगा आपके और आपके पूरे फैमिली को खुशहाली देगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।